नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल सुल्तानपुर में यूपी में राहुल गांधी एक केस में अपीयर हुए। वहां उन्होंने बयान दर्ज करना था और वह एक मानहानि के दावे में अभियुक्त हैं। तो कल वो गए, लेकिन ये केवल पहला अवसर नहीं है कि वो मानहानि के केसों में वो फंसे हों, क्योंकि वो इतने बदजुबान है, इतने धृष्ट है, इतने दूर तक कि हर जगह जो है वो बदजुबानी करते रहते हैं। लेकिन फिर भी उनको इस बारे में कोई चिंता नहीं, कोई होश नहीं है। तो इस पर मैं जिक्र करूंगा कि क्यों इनके ऊपर किसकी छत्र छाया है। जो हर जगह वो एक आदतन अपराधी है, एक आदतन गालीबाज है, फिर भी उसे कोई चिंता नहीं इस बात की। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो पर अपना कमेंट लिखें कि आपकी इस पर क्या राय है। धन्यवाद। तो कल सुल्तानपुर में गए वो कोर्ट के सामने पेश होने के लिए, और कुछ इस ढंग से गए कि जैसे कोई विश्व विजेता टीम जैसे आती है ना अपने साथ, उसके समर्थन में लाखों लोग खड़े होते हैं, हजारों लोग खड़े होते हैं। ऐसे सुल्तानपुर के कोर्ट परिसर में सारी कांग्रेसी की भीड़ इकट्ठी थी। इस पर कोर्ट ने डांट भी लगाई कि ये कोई वो नहीं है, जंग का मैदान नहीं है। अगर ये करोगे तो प्रतिपक्ष का भी अगर ये करेंगे तो ये तो मैदान बन जाएगा, हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मामला था, इन्होंने जो है अमित शाह को हत्यारा कहा था, हत्या का आरोपी, और किसी बीजेपी के समर्थक ने उनके खिलाफ मानहानि का केस कर रखा, क्योंकि उन्होंने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी पार्टी का जो अध्यक्ष हत्यारा है, इस टाइप की बातें करी थी। लेकिन मैं कहता हूं कि ये पहला केस नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल एक केस में सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, उस पर इनको हाई कोर्ट से 2 साल की सजा मिली थी। पहले लोअर कोर्ट ने दी, फिर हाई कोर्ट ने इसको बरकरार रखा और इनकी सदस्यता भी चले गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आशीर्वाद था कि वो उस सजा से बच गए, स्टे लग गया, मतलब अभी तो कोई पता नहीं कि क्या सुनवाई होती, क्या होता, लेकिन फिलहाल उस सजा से वो बच गए। तो ऐसे एक नहीं 10 मामले हैं राहुल गांधी पे। तो आप उसकी मानसिकता समझिए कि क्यों ये व्यक्ति इतना उदंड है, क्यों ये इतना जो है बदतमीज है, बदजबान है, जो हर जगह गाली गलौज करता रहता। उसे कोई कानून का डर क्यों नहीं है। अगर 2 साल की भी सजा होगी या किसी केस में 6 महीने की भी सजा होगी तो सजायाफ्ता हो जाएगा। तो क्यों नहीं डर इसको है। राहुल गांधी ने यूके में कहा था, जब आप देखते हो विदेश में जाकर के जो मर्जी आती है वो अनशन पकता रहता है, कि सावरकर, उसमें कहा कि सावरकर ने एक किताब में लिखा कि हमने जो है 4-5 लोगों ने मिलकर के एक मुसलमान को मारा और हमें बड़ी खुशी हुई। इस ढंग से मतलब अता पता इसे कुछ है नहीं, इसको पता ही नहीं कि सावरकर कौन है। वो सावरकर जिसने 11 साल सजा काटी है केवल उसमें, सेलुलर जेल में, अंडमान में। और वहां की अगर सजा इसका नाना अगर नेहरू की काटनी होती, अगर 3 दिन में वो नेहरू जो है गॉड सेव द किंग के नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकालता। ये सिर्फ सावरकर की बेइज्जती नहीं है, ये पूरे उन स्वतंत्रता सेनानियों की बेइज्जती करता रहता है जिन्होंने वहां सजा काटी। सावरकर के अलावा भी बहुत से लोग थे, लेकिन ये जो है, क्योंकि ये तो शाही है। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल थे, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और कांग्रेस कोई ऐसी पार्टी थोड़ी कोई स्वतंत्रता के लिए इन्होंने किया होगा। 1885 की पार्टी है, और 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनको जाना ही जाना था, अंग्रेजों को छोड़ के जाना था, तब इन्होंने कहा भारत छोड़ो का नारा दिया। पहले क्यों नहीं दिया भाई? 1920 में क्यों नहीं दिया? 1919 में क्यों नहीं दिया, जब इनके पास सत्ता आ गई थी, गांधी जी के पास? क्यों नहीं दिया भारत छोड़ो का नारा? लेकिन नहीं,
इनका कोई इच्छा, इनकी सिर्फ ये था कि हमें सत्ता ट्रांसफर हो जाए, कोई संघर्ष नहीं करना था। और आप देखिए, अगर लाठी गोली कर खाई भी होगी तो आम कार्यकर्ता ने, इनके किसी नेता पर नहीं, सिवाय गोविंद वल्लभ पंत के। उनको तो ये तो वही थे, जेल में जो है बकरी पाल रहे, दूध पी रहे। एक अगला जो है चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहा है, बेटी के लिए पत्र लिख रहा, कभी किताबें लिख रहा, वर्ल्ड हिस्ट्री लिख रहा। तो ऐसे वीर सावरकर के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, और ये क्योंकि इनका एक वो रहा है, पूरा इकोसिस्टम रहा है। आजादी के बाद से सारी सत्ता इनके पास रही, तो इस बीच इन्होंने जो जो दुष्प्रचार करना था वो इन्होंने किया। अपने हिसाब से नैरेटिव तय किए, अपने हिसाब से इतिहास लिखवाया गया, अपने हिसाब सब कुछ अपना वो सारा श्रेय ले लिया। पटना में भी केस कर रखा। एक केस चल रहा है इनमें, अहमदाबाद को में एक केस चल रहा है। तो आपको याद होगा नोटबंदी के टाइम पे सब बैंकों ने वो लिया। जब सरकार ने कहा पैसे जमा करो, तो कोऑपरेटिव बैंक के भी पास पावर थी, स्टेट बैंक के पास भी थी, नेशनलाइज्ड बैंक के पास भी थी, प्राइवेट बैंक के पास भी थी, जो नोटबंदी आए। लेकिन क्योंकि इसमें अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक में अमित शाह एक डायरेक्टर थे, तो इन्होंने उन पर आरोप लगाया कि इन्होंने जो है इतने करोड़ रुपए लिए हैं, और जो भी बैल बुद्धि जो भी कर सकता है उसने उल्टे सीधे आरोप लगाए। ऐसे ही मुंबई के थाने में सावरकर के बारे में जो बोला इन्होंने, उस पर भी इन पे केस चल रहा है। जो ये बोलते रहते कि सावरकर ने जो है माफी मांगी और गांधी, नेहरू और उसका अपमान किया। भाई माफी तो तुम्हारे परनाना ने मांगी थी, केवल 7 दिन रहे थे उसमें, नाभा कोर्ट में, नाभा रियासत थी, और जवाहरलाल के पिता पागल हो गए। वायसराय ने जाकर के कहा कि भाई मेरे बेटे को छुड़वा दो। फिर ये शर्त लगाई कि ये कभी जिंदगी में जब तक वो रहेगा ये वहां नहीं जाएंगे, नाभा रियासत में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हाँ कोई नहीं, मैं वो खुद ही नहीं जाएगा, क्योंकि 7 दिन उनको अच्छी जेल देखनी पड़ी, वो ठारदार जेल तो थी नहीं। हालांकि इस पर भी जो है इतने मासूम जो इनका इकोसिस्टम है, नहीं नेहरू को पता नहीं था। नेहरू की जीवनी में लिखा कि वहां मच्छर थे, ये थे, वो थे, और एक जो उनके साथ के सनातन थे या 2 और कैदी थे, उन्होंने अपनी मेमोरी में लिखा हुआ है कि नेहरू किस तरह परेशान रहते जेल में। तो जेल थी वो, कोई अंग्रेजों का वो नहीं था महल जहां तुम्हें दामाद की तरफ पालते थे। तो सिर्फ 7 दिन रहे या 10 दिन रहे, तब तक जो है इनको रिहा करवा दिया गया। किन शर्तों पे किया गया होगा, क्या कॉम्प्रोमाइज किए होंगे जवाहरलाल नेहरू को बाहर निकालने के लिए। और आप उस सावर को कह रहे हैं जिन्होंने कोलू जो है से तेल वो निकालते थे, बैल की तरह घूमते थे। अकेले वही नहीं, सारे जितने भी कैदी थे, कभी गांधी, नेहरू वहां अगर 10 दिन भी रहते तो पता चल जाता क्या होता है जेल क्या होती है, इनको पता चल जाता। तो वहां पुणे में भी जो है इनके खिलाफ एक वो है। ऐसे ही 2014 में इन्होंने आरएसएस के खिलाफ बोला कि आरएसएस के लोगों ने गांधी की हत्या करवाई, तो वो भी केस चल रहा जो है। एक इन्होंने और कहा कि 21वीं आरएसएस जो है 21वीं सदी की कौरव सेना है। आपके पास कोई भी आरएसएस के खिलाफ कोई वो नहीं है, पूरी सरकारों के खिलाफ कोई नहीं। आप राजनीतिक रूप से उसको बैन लगाते हैं, फिर खोल देते हैं, बैन लगाते हैं, खोल देते हैं। लेकिन आज तक कोई आपने आरएसएस के खिलाफ, आप किसी भी कांग्रेस सरकार ने आरएसएस को दंडित नहीं किया, या उस पर परमानेंट बैन नहीं लगाया, या उसको जो है डिरिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन यह है कि मुंह को क्या है, बोलते जाओ, जो मर्जी आ गए, जिसको मर्जी गाली दे दो, जिसको मर्जी अपशब्द कह दो, जिसको मर्जी अपमान कर दो। ये इस शख्स की वो है। ऐसे एक आपको याद हो, गौरी लंकेश एक वामपंथी पत्रकार थी, उसकी हत्या हुई थी, तो उस पर भी इन्होंने जो है, जो हत्यारे थे वो उसका आरोप भी आरएसएस पर लगाया। गौरी लंकेश का केस अभी भी चल रहा है, न कोई आरएसएस से कोई इसका लेना है न देना है। और सच तो ये है कि इन्हीं के लोगों ने आपस में ये मरे कटे इसमें। गौरी लंकेश के मामले में जो आरोपी है वो उन्हीं के लोग हैं।
रांची में भी इन्होंने बीजेपी के खिलाफ इंटरनल उसमें वो किया, बीजेपी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले, तो उसका भी केस रांची में चल रहा है। झारखंड में भी मोदी सरनेम का केस चल रहा है, और कर्नाटक में भी 2023 के चुनाव से पहले इन्होंने कहा कि उसमें आरोप लगाया था मुख्यमंत्री पर या बीजेपी की सरकार पर कि ये 40% कमीशन लेता है और इनका जो है रेड कार्ड है। और क्योंकि इन्होंने इस झूठ को इतना फैलाया, बीजेपी जो है कर्नाटक का चुनाव हार गई, तो उस जो इन्होंने झूठ बोला कि 40% कमीशन लेते हैं और इनका ये रेड कार्ड है, उस पर भी इनके खिलाफ जो है मुकदमा चल रहा है। लेकिन इतने मुकदमे चल रहे हैं, मैं आपको और एक बताऊं, ऐसे अपमानजनक बातें केजरीवाल भी करता था, लेकिन केजरीवाल जो है तुरंत माफी मांग लेता था। जैसे उसके खिलाफ किसी ने अगर एक वो दे दिया, नोटिस दे दिया, तो माफी मांग करके बाहर निकल जाता, चाहे उसी से मांग लिया या कोर्ट से मांग लिया। हालांकि माफी तो राहुल गांधी ने भी मांगी, जब राफेल पे इन्होंने कहा था मोदी चोर है ऐसा करके ये बात कही थी, तो उसमें भी इन्होंने माफी मांगी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने राफेल में क्लीन चिट दी थी। एक उसमें कहा कमांडर इन चीफ, इसी मामले में, राफेल मामले में ही, कि मतलब चोरों का सरदार। ऐसी इकलौती डील होगी, कांग्रेस के बाद पहली डील थी जिसमें कमीशनबाजी नहीं हुई। इनका तो कोई भी सौदा बगैर कमीशन के नहीं होता। और जब ये जेट फाइटर की बात चल रही थी यूपी के कार्यकाल में, तो कमीशनबाजी का इतना ज्यादा वो हो गया था कि हमारी वायुसेना को राफेल की या जेट फाइटर की जरूरत थी, लेकिन ए के एंटोनी जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने सौदा ही रद्द कर दिया परेशान होकर के। इतने ज्यादा कमीशन खोर बीच में आ गए थे, इतना ज्यादा उसमें एंटोनी पे दबाव पड़ रहा था। उन्होंने कहा छोड़ो, देश जाए भाड़ में, सेना जाए भाड़ में, वायुसेना जाए भाड़ में। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर किसका संरक्षण है। पहले तो ये समझता है कि मैं इस देश का मालिक हूं, तो वो गलतफहमी तो लगातार 3 बार हारने के बाद ये गलतफहमी दूर हो गई है कि ये कोई मायने रखता है। दूसरी बात क्या है, एक कुआं है, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम, जहां भांग पड़ी हुई है, और वो भांग है कॉलेजियम की। हाँ, इसके जितने भी कांग्रेस के केस हैं वो सारे के सारे वहां जाकर के डंप हो जाते हैं। यही जिसमें मोदी सरनेम में इसको सजा हुई, तो कॉलेजियम ने जाकर के उसमें स्टे कर दिया और वो केस उनका वही अटका पड़ा है। तो इसे मालूम है कि मैं जब भी जाऊंगा तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी। और क्यों राहत मिलेगी? क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसका बीज कांग्रेस में ही है। कॉलेजियम सिस्टम 1992 या 92 में इनका हुआ था, और 93 से ये लागू हुआ। तो कौन थे? कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और उसके नीचे के 4 सीनियर जज जो है सब कुछ तय करेंगे कि कौन जज बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और आपको एक मजेदार बात बताऊं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज एक ऐसी पोस्ट है जहां बनना बहुत आसान, अगर आप चपरासी बनने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनने में। क्यों? क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम है। वो 4-5 आदमी तय करेंगे या हाई कोर्ट के तय करेंगे कौन सा होगा। वो कोई कंपटीशन नहीं है। बहुत कम लोग जो जुडिशियल सिस्टम से आते हैं, बहुत कम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ज्यादातर कौन जाते हैं? जो वकील होते हैं। और वो कौन होते हैं? जजों के बेटे, जजों के भाई, जजों के वो भतीजे, इस टाइप की परंपरा है। तो उन्हें कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता। इसीलिए अक्सर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पलट जाते हैं, क्योंकि वहां उनकी इच्छा चलती है। वो इतने ज्यादा ज्ञानी नहीं होते, क्योंकि जो लोअर कोर्ट होता वो एक कंपटीशन देकर के आता है। इनके पास कुछ नहीं है क्वालिफिकेशन। सबसे इजी है, अगर आपका अगर रिश्तेदारी है तो आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आना बहुत आसान है। कोई एग्जाम नहीं है। आपके पास एक ही डिग्री होनी चाहिए LLB की, कहीं से भी हो। आप चाहे विदेश से लो या किसी लोकल यूनिवर्सिटी से लो, आपका कोई ना कोई होना चाहिए
आपके परिवार का कहीं ना कहीं होना चाहिए, और वो जो वर्तमान कोई भी है जज, वो उनके ऑब्लाइज हुए होने चाहिए। तो अब ये क्योंकि सारी उससे पहले सब कांग्रेस के ही जज होते थे, तो वही लोग जो है कॉलेजियम बन गया। अब वही परंपरा चल रही है, जो उन्होंने किया था वही लोग जो है अपनी पसंद का रखते हैं, अपनी मेंटेलिटी का रखते हैं। आपने देखा किस तरह से कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी, या इनके जो है केसेस चलते रहते हैं। एक वो था पवन खेड़ा, एकदम पे सिंघवी जाकर के उसके लिए वो स्टे ले आया जब उसकी गिरफ्तारी हो रही थी, वो मोदी जी के पिता को अपशब्द बोला था। तो सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई संबंध नहीं है, उसको यह कि कांग्रेस से अगर कोई है, कांग्रेस क्या कहती है, तो हमें उसको बचाव करना है, या हिंदुओं के खिलाफ क्या हम कर सकते हैं। हिंदुओं के खिलाफ कोई केस आएगा तो उसमें जो है वो उनके खिलाफ जजमेंट देंगे। जैसे अभी ये जो कांवड़ यात्रा में किसी ने कुछ नहीं माना कि ये लोग धार्मिक यात्रा पर है, इनका भी कोई अधिकार है, कांवड़ियों का, इनका भी शुद्धता का अधिकार है, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि सिस्टम वही कांग्रेस वाला है। क्योंकि कांग्रेस का ही जो है शुरू से नेहरू जवाहरलाल से लेकर के आज तक एंटी हिंदू स्टैंड रहा है, तो वही चल रहा है। तो ये सब वो जो ये भाग पड़ी है इस उसमें, अरे लोगों को पीढ़ियां निकल जाती, कहीं नंबर नहीं आता, और यहाँ अभी गए अभी हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट अच्छा हम यहाँ वो देखते क्या है, न्यायपालिका है क्या, या न्याय मिल रहा है किसी को, सिर्फ पैसे वालों को, या जो जहाँ पर सिंह भी रहेगा जो 20-30 लाख पता नहीं कितने लाख को करते होंगे, या जहाँ ये कपिल सिब्बल रहेगा, या जो मोटे मोटे जो वकील हैं जिनके पास जो तगड़ी फीस लेते हैं, तो फीस कहाँ जाती है, ये भी एक सोचने की बात है। तो इसको पता है पूरा मैं कितनी गालियां दूं, अल्टीमेटली मेरे वहां पर बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उससे ऊपर कोई कोर्ट है नहीं, और वो कोलिजन सिस्टम जो है उसके बीच कांग्रेस के ही उसमें थे। अगर आपको याद होगा तो एक अभिलाषा, जब मोदी जी गुजरात में वो थे, मुख्यमंत्री थे, और उनके खिलाफ एक पूरा इनका जो सिस्टम है, वामपंथियों का, इस्लामिस्टों का जो सिस्टम है, वो उनके पीछे पड़ गया था। क्योंकि जब इन्होंने गोधरा में 59 लोगों को जिंदा जलाया था, तो उसके प्रतिक्रिया में जो वहां पर दंगे हुए, तो इनकी कोई सहानुभूति उनसे नहीं थी। 59 लोग जो जिंदा जलाए गए, दंगे में जो मारे गए, तो उनके प्रति थी। उसमें आज तक मैंने किसी से एक शब्द नहीं सुना कि गोधरा में 59 जिसमें बच्चे भी थी, महिलाएं भी थी, पुरुष तो थे ही थे, जिंदा जलाए गए, डिब्बा बंद करके, रेलवे का डिब्बा बंद करके। तो तब उस समय जो है एक हाईकोर्ट में जज ट्रांसफर होकर आई, उसका नाम था अभिलाषा सिंह। कौन थी अभिलाषा सिंह? वीरभद्र सिंह जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी बेटी है। अभी भी कहीं जज होगी, सुप्रीम कोर्ट में तो शायद है नहीं है, हाई कोर्ट में तो होंगी। ये है इनका इकोसिस्टम। तो बीज मैं ये कह रहा हूं कि बीज वही के वही है। तो यही कारण है कि ये आदमी गाली देते रहता है, और इसको पता है कि मेरे पीछे कौन है, मुझे कौन बचाने आएगा। अरे हाई कोर्ट के जज इतने वो डिसीजन देते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बदल देता। सुप्रीम कोर्ट का जो व्यवहार है, ये बिल्कुल कुएं में भांग जैसा है, आम आदमी के लिए नहीं है। जिसके पास 20 लाख 25 लाख पर फीस देने की, या 1 करोड़ जो भी इनकी फीस है देने की हैसियत रखता हो, तो वही जो है उसी को न्याय मिलेगा। यानी न्याय नहीं है, खरीदा जा रहा है। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।